राज्य सरकारें जो निर्धारित संविधान में प्रावधान है और जो पहले से सब बने हुए कानून हैं उसके तहत 50% का प्रावधान है, तो उसमें मंडल आयोग की सिफारिश 1980 में आई। तब से ये मुद्दा चल रहा है। संविधान में प्रावधान तो पहले भी था। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को भिजवाएं और आपकी भी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, आरक्षण के अंदर आरक्षण, सब कास्ट के लिए आरक्षण, एक बड़ा मुद्दा लगभग आप समझिए 20 वर्षों से चल रहा है, 2004 से। और उसमें हाई कोर्ट कभी आया, कभी सुप्रीम कोर्ट आया। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय 7 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है कि हां, राज्य सरकारें जो निर्धारित संविधान में प्रावधान है और जो पहले से सब बने हुए कानून हैं उसके तहत 50% का प्रावधान है, तो उसमें जातियों का वर्गीकरण या सब कास्ट को जोड़ने का फैसला कर सकता है, जो अभी तक तय है। अब ये सही है कि अब पहले से क्या तय है। SC अनुसूचित जाति, उनके लिए कितना कोटा है? 15%। अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 7.5 7.5 और पिछड़ा वर्ग के लिए 27%। और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं या ये कहा जाए कि पिछड़े हुए हैं, उनके लिए 10%। ये पहले से प्रावधान है। अब कास्ट को लेकर के पहले पंजाब ने कुछ किया इस तरह से, पंजाब सरकार ने मतलब, और इसी तरह से चूंकि उसने कहा था मजहबी और खास एक जाति, उसके लिए आप कुछ करना है, तो उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह हाई कोर्ट ने जो आंध्रा में हुआ वो तो 2004 में 2004 में, और उस समय भी उन्होंने कुछ इस तरह की कोशिश की सरकार ने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने, उसे भी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में जाके रद्द कर दिया। इसके बाद उस पर चूंकि सुनवाई लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर चलता रहा कि क्या मानदंड हो, और ये एक बड़ा गंभीर मामला रहा है आरक्षण का। आप जानते हैं, देश जानता है कि मंडल आयोग की सिफारिश 1980 में आई। तब से ये मुद्दा चल रहा है। संविधान में प्रावधान तो पहले भी था SC ST के लिए, चूंकि बहुत जो प्रगति की जरूरत थी उस समय, उसमें ये प्रावधान था कि आरक्षण तब तक रहेगा जब तक, उसके बाद में उस पर विचार हो सकता है। चूंकि आजादी के बाद संविधान वेत्ताओं ने सोचा कि भाई कैसे जो पिछड़े ऐसे वर्ग हैं जो बहुत ही कठिनाइयों में जिए हैं वर्षों तक, उनको कैसे बराबर लाया जाएगा, उनको भी नौकरियों में स्थान मिलेगा, तो आरक्षण के लिए प्रावधान हुआ। लेकिन युग जिस तरह बदला, फिर से राजनीतिक रूप मिला। BP मंडल की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, कर्पूरी ठाकुर ने भी इसका मांग किया था, उसके बाद उन्होंने उसकी पहल की थी, BP मंडल की कमेटी बनी, 1980 में उसकी सिफारिश आ गई। तो आरक्षण का मामला, और उसके बाद कैसे, मैं उस पूरे इतिहास सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद उसी तरह के मंडल के मुद्दे पर VP सिंह की सरकार आई भी और सरकार गई भी, मतलब उनका वायदा था, देवीलाल उनके साथ थे। और तो आरक्षण का ये मुद्दा, और अब इस समय फिर गर्म है क्योंकि राहुल गांधी भी टकराव की मुद्रा में है। जातिगत जनगणना, जिस पर हम कल भी चर्चा कर चुके हैं, ये सही है कि उनको लगता है बिहार, UP खास करके, या कुछ और राज्यों में भी, जहां जो ऐसे राज्य हैं जहां वो प्रभाव कर सकते हैं, जो बड़े राज्य ये हैं, महाराष्ट्र है, वहां मराठा के लिए मांग हो रही है। तो आरक्षण का मुद्दा बना करके राहुल गांधी को लगता है कि इस चुनाव में भी जो उनको सफलता मिली है, जातिगत जनगणना का समर्थन करने से मिली। इस पर अलग बहस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और BJP पूरी और कई अन्य दल भी इसके पक्ष में है कि भाई आरक्षण दिया जाए, लेकिन एक सीमा में हो, और जो संविधान में जो प्रावधान है उसकी तय हो, योग्यता के आधार पर आगे बढ़े, उनकी क्षमताएं बढ़ाई जाए,
उनको अधिक उसका लाभ अधिकाधिक लोगों को मिले, ये कोशिश हो। लेकिन आप हर वर्ग को यदि आप इस तरह से बढ़ाएंगे और उसको जातिगत डिवाइड करने का जो है, जनगणना से तो खाली आप डिवाइड करें। यूं तो आप जब जनगणना करते हैं तो उसमें होता ही है, लेकिन जाति आधार पर अलग से जनगणना कर दें या उसका आधार कोई प्रमुख बनाया जाए। जनगणना तो होना है, सेंसस पहले भी हर साल होता रहा है, उसका समय फिर आया है, फिर उसको होने वाला है। तो 2026 में बहुत सारे उसके परिणाम सामने आ जाएंगे, इसलिए चुनाव के क्षेत्र भी उससे तय होते हैं। तो राजनीतिक अखाड़ा जो आरक्षण को बढ़ाया, जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब इसका अलग अलग असर होगा। कौन जाति को, उपजाति को दिया जाए, इस पर राज्यों में राजनीति हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं उस फैसले पर डिटेल में नहीं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि वो एक कानूनी पेश है जिस पर वकील होगा, राजनीति होगी। एक उन्होंने ये तो दे दिया छूट कि भाई आप अपना कुछ उसमें से जो कोटे में कुछ कोटा देना चाहते हैं तो राज्य सरकारें कर सके। पहले ये अलाउ नहीं किया गया था हाई कोर्ट वगैरह के जरिए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की और संविधान का ही चूंकि प्रावधान का मामला है, अब संसद उस पर क्या करे, राज्य सरकारें क्या करेगी, वो आगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एक और उस पर जो महत्वपूर्ण मुद्दा उभर करके आया है कि जो SC/ST पर जो लागू हो, उस पर क्रीमी लेयर, माने जो लोग एक पीढ़ी को जिसका फायदा मिला। उदाहरण के लिए हम डॉक्टर अंबेडकर की बात तो नहीं करते, लेकिन जगजीवन राम की बेटी जैसे मीरा कुमार आई थी, या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इस समय मंत्री हैं। मीरा कुमार तो IFS भी हो गई, मैं फॉरेन सर्विस में आई UPSC की परीक्षा दे करके, और चिराग पासवान ने कोई ऐसी परीक्षा नहीं दी, लेकिन वो एक अच्छे, अब उनकी स्थिति है, उन्होंने पहले अभिनय भी किया, राजनीति कर रहे हैं। अब उनके परिवार के आने वाली पीढ़ी को क्या उसी श्रेणी में, अनुसूचित जाति जनजाति के श्रेणी में क्या दिया जाए आरक्षण, इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है और महत्वपूर्ण। उसका कहना है कि जब एक पीढ़ी उसका फायदा मिल गया, उसके बाद उसके बच्चे अच्छे बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, बड़े बड़े खर्चीले फीस दे करके वो पढ़ लिए, और उसके बाद उसकी या उसके बाद की पीढ़ी को भी इस आरक्षण का लाभ इस कैटेगरी में नहीं मिलना चाहिए। वो जाति तो नहीं बदल सकते, पिता का नाम थोड़ी को बदलेगा, परिवार का नाम, खानदान का नाम, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। अब ये तो खाली नेताओं की मैंने चर्चा की, कोई ठेकेदार हो सकता है, कोई उद्यमी हो सकता है, और हमारे देश में तो गरीब परिवार से निकले लोग, दलित होते हुए या दूसरी जाति के कहें, राष्ट्रपति भी बने हैं, ऊंची जाति के भी बने हैं, महिलाएं आज आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। खुद OBC की श्रेणी में यदि कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यदि उन्होंने कहा कि यदि उस जाति की बात करते हैं, लेकिन वो कोई जाति के आधार पर काम के बल पर प्रधानमंत्री बने हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई जाति के आधार पर थोड़ी, लेकिन ऐसे कितने ही लोग जो उद्यमी हो सकते हैं, जो प्रोफेसर हो सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हो सकते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, जो उसी जनजाति जाति से निकल करके आए, गांव में पढ़े, सरकारी स्कूलों में पढ़े, सरकारी कॉलेजेस में पढ़े या प्राइवेट पढ़े, उसके बाद आज वो यदि अच्छी स्थिति में हो गए, उनके बच्चे देश विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनको भी इसी जाति आधार पर स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाए? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना सही है, जिसकी बात हम लोग कई बार हमेशा पत्रकार के नाते भी मैं कहता रहा हूं, कि यदि इसका जो स्तर क्या होगा, आपने किसी को 80% मार्क्स आए, 80% से जो पास हुआ और एक 30% से हुआ, लेकिन चूंकि वो उस कोटे के तहत है, तो जिसको 30 या 40% मार्क्स आए हैं, आप उसका चयन करेंगे, और जिसको 80%, यदि मान लो 120 सीटें हैं तो उसमें वो तो छूट गया, जिसने 80% मार्क्स आए। तो समाज में विषमता ही नहीं, समाज में कटुता, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य से पैदा होता है। योग्य व्यक्ति नहीं आएगा तो उससे तो और ज्यादा समस्या होगी। और दूसरा, यदि वो उसको पर्याप्त शिक्षा, यदि उसके पास सुविधा नहीं थी, बेसिक प्रशासकीय सेवा में तो फिर भी चलिए थोड़ा प्रशिक्षण होगा, लेकिन कई ऐसे तकनीकी विषय हैं, इंजीनियरिंग है, विज्ञान है, मेडिकल है, उनमें उसके बाद यदि उसका जड़, जिसको कह सकते हैं नींव, यदि कमजोर रही है, तो हो सकता है कि उस बाद में मेडिकल की डिग्री मिलने के बाद भी वो उतने अच्छे का पूरा शिक्षा उसको न मिल सकी हो, और वो खाली एक डिग्री लेके आ गया, तो उसका नुकसान होगा। इसी तरह जो अधिकारी ऐसे आ गए, एक अधिकारी जो इसको 80% 90% मार्क्स लेकर के UPSC से पास हुआ है या किसी और परीक्षाओं में पास होकर के यदि उसको आया है, वो कई और भर्तियां भी होती है, रेलवे में भर्ती होती है, पब्लिक सेक्टर में होती है,
तो प्राइवेट सेक्टर के लोग डिमांड कर रहे थे। कर्नाटक में कोशिश की जा रही थी मूर्खतापूर्ण की प्राइवेट सेक्टर यदि इस आधार पर तो नहीं करेगा कि उसी क्षेत्र के या उसी आधार पर या जाति के आधार पर सिलेक्शन करेगा। राहुल गांधी जरूर कहते हैं तुम अपनी जात बताओ पत्रकार, किस जात का है तू, तेरा मालिक कौन है। राहुल गांधी तो डटकार ललकार करके कहते हैं, और इसलिए अनुराग ठाकुर ने तो कह भी दिया कि भाई आप जिसकी जाति का पता नहीं है, उनके लिए कहा नहीं कहा, उन्होंने बाद में कहा मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जिसको जाति का खुद पता ना हो, क्या परिवार में कई सदस्य कोई किस समस्या जाति का हो, किसी समुदाय का हो, उसके परिवार में कोई और हो, माता पिता अलग अलग धर्म के भी मानने वाले हो, ऐसे बहुत भारत देश में काफी लोग हैं, लाखों लोग हैं। तो उनको यदि उनको जाति से आप पहचान नहीं होगी, उनके काम से होती है। बहरहाल राहुल गांधी के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबका विकास की जो बात करते हैं, ये उसी श्रेणी में है। और योग्य लोगों को अधिकाधिक विज्ञान में आए, मेडिकल में आए, इंजीनियरिंग में आए, अंतरिक्ष के लिए जाने के लिए आए, शिक्षा के क्षेत्र में आए, हर क्षेत्र में गुंजाइश कितनी भारत में बढ़ रही है। दुनिया में भारत के युवाओं की मांग हो रही है, भारत की विदेशों की कंपनियां भारत में आ रही हैं। उसमें आरक्षण में ये मुद्दा सबसे होगा कि योग्यता हो, और यदि एक पीढ़ी कमजोर रही है तो उसको जो लाभ मिल सकता है मिले। अभी भी कई ऐसे लोग हैं, जैसे सच बात है कि अभी भी कई ऐसे युवा हैं जिनको वो लाभ नहीं मिला है, वो गांव में रह रहे हैं, यदि उनको ये लाभ मिलता है तो एक हद तक एक सीमा में जो आरक्षण की पहले जो व्यवस्था है उसका लाभ उसे मिलेगा। लेकिन ये कहना कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ी तक मिलता रहे, अब तो आजादी के 75 साल पूरे हो गए, 74 वर्ष हो गए, अब वही बात कहना कि जो 1950 में थी, ऐसी स्थितियां किसी भी समुदाय किसी क्षेत्र की नहीं है। हाँ, प्रगति और होना है, वो तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका में भी कई जगह आज भी लोग सड़क पर पड़े हैं, तो वो भी हो सकता है। किसानों की समस्या यूरोप में भी हो सकती है, अफ्रीका में तो उससे बदतर स्थिति है। हम ये नहीं कह रहे कि अभी भी भारत बिल्कुल एकदम संपन्न देश हो गया है या सबकी आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना सही है कि एक पीढ़ी के बाद उसका लाभ उस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण की श्रेणी में न रखा जाए। जाति को नहीं बदल रहे हो, उन्होंने कोई कोटा कम नहीं किया है। अब ये महाराष्ट्र को देखना हुआ, मराठा को देने के लिए किस कोटे से वो उसको कम कर सकती है, किसको आगे ज्यादा दे सकती है, किस जाति का कोटा कम हो, किस जाति का ज्यादा हो, मराठा का हो तो दूसरे का यदि कम हो। लेकिन जो भी आपका एक निश्चित पहले से बना हुआ है संवैधानिक प्रावधान, कानूनी प्रावधान, उसके तहत ही आरक्षण का आगे सिलसिला चलेगा। ऐतिहासिक फैसला पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी का, और राजनीति इस पर अधिक न हो, हम तो ये अपेक्षा करेंगे एचएसआई के नाते कि राजनीति न करें। जो समाज में गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अनुसूचित जाति के हैं, आदिवासी हैं, और जो सचमुच में उनको बहुत आगे आने का मौका न मिला हो, उन्हें साथ साथ समान अवसर मिले, उनके लिए अच्छे स्कूल खुले, उनके लिए अच्छे कॉलेज खुले, उनकी अच्छी यूनिवर्सिटी हो, टेक्निकल हो, स्किल डेवलपमेंट। यही अंत में कहूंगा जो चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव से पहले कहा कि हमें जनगणना करनी चाहिए स्किल की गणना के हिसाब से, कि लोग क्या कारीगर क्या काम कर सकता है, इसमें क्या क्षमता है, उस क्या रोजगार उसका होना चाहिए, क्या रोजगार की संभावनाएं हैं, उद्योग में किस उद्योग में कितनी गुंजाइश है, उसकी उस तरह की पढ़ाई करे, फिर वो आरक्षण हो न आरक्षण हो, देश प्रगति करता रहे। एचएसआई में हम यही विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।